Hello everybody, welcome to this new lecture in the quantum mechanics series. क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव की और फिर कुछ जनरल बातें श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में करके हम इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ गए थे. ओके, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व की, थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व की वो. लेकिन नाउ आई एम रिटर्निंग बैक टू द बेसिक डिस्कशन. श्रोडिंगर इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो बेसिक कुछ कंसेप्ट्स हैं, ओके, बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है कुछ हद तक उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स. ये आपके सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है ये पॉइंट्स. तो प्रीवियसली मैंने मेंशन तो किया होगा, बट जस्ट किसी इनमें से कई पॉइंट्स को जस्ट हमने स्किप ओवर कर दिया था. तो लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज पॉइंट्स इन अ बिट मोर डिटेल. ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों की बात करेंगे. दीज आर सम जनरल डिस्कशंस. ओके, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, दिस अगेन मैं डिराइव कह रहा हूँ. Nobody can derive the Schrodinger equation. Okay, Schrodinger equation cannot be derived from any first principles. It itself is a first principle. तो लेकिन वे ऑफ सेइंग हम कहते हैं कि हाँ Schrodinger equation हमने डिराइव की, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. ओके, माइनस एच क्रॉस बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन. वेव फंक्शन जो आर और टी, स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी. ओके, एक्टिंग ऑन साई. इस इक्वेशन में टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है और स्पेस डेल स्क्वायर के कारण स्पेस के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं. ओके, ये जो फर्स्ट टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी टर्म, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पी स्क्वायर बाई टू एम भी लिखते हैं हम कभी कभी, कई बार सिंपली टी भी लिखा होगा, टी ऑपरेटर. ओके, और ये जो है ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है. तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन. ओके, और साथ में पी का फंक्शन. ये मैंने पीछे एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया होगा, पर हैमिल्टोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम कहते हैं तो हैमिल्टोनियन आर और पी का फंक्शन होता है, पोजीशन और पोजीशंस का और मोमेंटा दोनों का फंक्शन होता है. तो वो आप देख सकते हैं, ये पार्ट पी से रिलेटेड है. आगे से मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा, हम नॉर्मली लिखते हैं हैमिल्टोनियन की आर और टी डिपेंडेंस क्या है. ओके, ये हमेशा हमारा सप्रेस्ड रहता है, बट मोस्ट जनरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन. ये साई का नाम वेव फंक्शन, और ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एक्टिंग ऑन साई. ओके, इस इक्वेशन को डिराइव हमने कैसे किया था, अगर मैं उसे डेरिवेशन कह सकूं, हमने प्लेन वेव के करस्पॉन्डिंग के वेव फंक्शंस लिए थे कुछ इस प्रकार के, ई टू द पावर आईटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और के जो है वेव वेक्टर है, पी इक्वल टू एच क्रॉस के से रिलेटेड है मोमेंटम से, और ई जो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ई इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा. ओके, जो हमारी वेव पार्टिकल डुअलिटी के दो बेसिक रिलेशन होते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन और आइंस्टीन प्लैंक जो रिलेशन है ई इक्वल टू एच न्यू वाला, उन दो से के टर्म्स में, के और ओमेगा के टर्म में ये प्लेन वेव है. और फिर हमने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि वैसे तो ये हमने प्लेन वेव से इस इक्वेशन पर अराइव किए हैं, पर किसी भी आर्बिट्री वेव या वेव फंक्शन को हम फुरिये थ्योरम की मदद से इस तरह की प्लेन वेव्स के सुपरपोजिशन से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसलिए ये हमारी इक्वेशन क्या है, मोस्ट जनरली होल्ड करेगी. ओके, सो दिस. अच्छा, लेकिन अब ये इक्वेशन क्यों हमने इसे लेके आए, क्या इसकी वो है महत्व है फिजिक्स में. हम ये कहते हैं दी ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम इज कंटेन इन साई आर टी. किसी फिजिक्स में किसी सिस्टम के बारे में जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं क्वांटम सिस्टम के बारे में, वो उसके वेव फंक्शन में कंटेंट होता है. ओके, आप फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर की डिमांड नहीं कर सकते जो वेव फंक्शन जो आंसर आपको सप्लाई नहीं कर सकता है. ओके, तो जितना भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है सिस्टम के बारे में, वो सारी की सारी इसमें कंटेंट है. ओके, इसीलिए हम इसे स्टेट भी कहते हैं. कई बार सिस्टम इस स्टेट में है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उस जिस स्थिति में सिस्टम उस समय जिस स्टेट में है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज कैरिड बाय द वेव फंक्शन. लेकिन वेव फंक्शन की हम कहते हैं इट सेल्फ हैज़ गॉट नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस. ओके, इनफैक्ट अगर आप ये सोचें कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, से इलेक्ट्रॉन है बोर टाइप ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो क्या उसका वेव फंक्शन उसका पाथ, इलेक्ट्रॉन के पाथ को रिप्रेजेंट करता है? नो, नथिंग लाइक दैट. वेव फंक्शन तो इट सेल्फ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो उसकी डायरेक्टली कोई फिजिकल रेलिवेंस नहीं होती है. ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस जिस चीज़ की होती है, पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड्स प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. बॉन्ड ने कहा साई की इटसेल्फ तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर साई स्टार, साई जो क्वांटिटी है जिसको हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, सिंबल हम रो यूज़ करते हैं, वो चीज़ है इंपॉर्टेंट. ये फिजिकली सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसके नाम से ही क्लियर है. ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है, किसी पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है. रो आर टी को अगर आप स्मॉल वॉल्यूम डी क्यू बार से मल्टीप्लाई करें, माना एक कोई लोकेशन है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, कोई लोकेशन है, वहाँ पे एक छोटा सी वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यू बार रखा हुआ है, तो इस पोजीशन पे उस पार्टिकल
जो कि साई स्टेट में है, जिसका वेव फंक्शन आप निकाल चुके हैं, उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो प्रोबेबिलिटी ये नंबर होता है साई आर टी इंटू डी क्यू बार। ये डेंसिटी है, इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन दिस वॉल्यूम। ओके, तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस, डायरेक्टली साई की नहीं है, साई स्टार साई। ओके, निकलेगा साई से ही, बट साई स्टार साई इज द रेलिवेंट क्वांटिटी। ओके, और यहीं से हमारा नॉर्मलाइजेशन और बाकी कंसेप्ट भी आते हैं कि हाँ, अगर हम वन पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन से डील कर रहे हैं, एक पार्टिकल के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो पूरे स्पेस में अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ का ऐड करें तो हमें सम 1 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इस तरह के जो कंट्रीब्यूशंस हैं इसको अगर पूरे स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करें, होल स्पेस के ऊपर, सो वी मस्ट गेट 1। तो यही हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं कि वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज, उसका ये सेंस होता है। ओके, दूसरी चीज़ जो इसी से वैसे इमर्ज होकर आती है, वो अलग सिग्निफिकेंस नहीं है। एक बार आप ये अज्यूम कर लें कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है, और ये अजम्पशन पे हमारा फेथ क्यों है, क्योंकि इससे जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंट से मैच करते हैं। सो ओके, तो ये एक बार अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया बॉन्ड्स प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, तो उससे ही ये कंसेप्ट आता है कि जिसे हम कहते हैं एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्योंकि वैल्यू से मेरा मतलब है एक्सपेरिमेंटली आप किसी डायनेमिकल वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू को लैब में मेजर कर रहे हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़ माइट नॉट बी शार्प या प्रिसाइज ड्यू टू वेव नेचर या अनसर्टेनिटी। ये चीज़ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हर चीज़ की वैल्यू ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में शार्प हो, हमेशा आपको एक ही आंसर मिले। सिस्टम तो एक ही स्टेट में है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर डायनेमिकल वेरिएबल एक्स का मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्स इज़ नॉट पोजिशन, एक्स कोई जनरल अननोन वो है, आप उसका मेजरमेंट बार बार उसी स्टेट में कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको अलग अलग आंसर मिले। इसका मतलब उस स्टेट में उस चीज़ का एक शार्प या डेफिनेट आंसर नहीं है। तो जब शार्प या डेफिनेट आंसर नहीं है, और वो शार्प या डेफिनेट आंसर क्यों नहीं आता है, बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि क्योंकि अब हम हर चीज़ को वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी के कारण, या आप उसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर भी बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी के कारण ऐसा हो रहा है। बट वट एवर बी द केस, क्योंकि अब वैल्यू शार्प नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, तो फिर आप बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। ओके, लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट करेंगे और उनका एवरेज क्या होगा। तो क्वांटम मैकेनिकल आइडिया जो यहाँ से इमर्ज होता है वो ये है कि एफ अगर कोई डायनेमिकल वेरिएबल है तो उसकी एवरेज वैल्यू इन अ गिवन स्टेट साई, सिस्टम अगर साई स्टेट में है तो उस एफ की जो एवरेज वैल्यू, जिसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, वो इस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे। इंटीग्रल साई स्टार ऑपरेटर एफ साई डी टाउ ओवर इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ। ये नीचे का इंटीग्रल हमारा नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल है। अगर वेव फंक्शन आपने पहले से नॉर्मलाइज कर रखा है तो ये फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि तब ये फैक्टर 1 होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हम कर चुके हैं पहले। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हाँ और रिमाइंड कराना चाहूँगा, एनफेस्ट थ्योरम ध्यान रखिए। यहाँ पे हम केवल एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स के लिए, हाँ, जो ऑपरेटर आइगन वैल्यू रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर सकते हैं, पर जो आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप केवल एवरेज वैल्यू की बात कर सकते हैं। बट स्टिल, तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, हर बार मेजरमेंट करने पे आपको अलग अलग आंसर मिल रहा है। बट इसके बावजूद हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टडी किया था, एनफेस्ट थ्योरम, जो ये कहता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का जो एवरेज मोशन होता है वो क्लासिकल मोशन से कोइंसाइड करता है। ओके, ये हमने बात कर रखी है। फिर हमने इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात की थी, ये सब वेव फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बातें थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन से इसका रिलेशन था। कंडीशंस ऑन साई फॉर फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी, वेव फंक्शन की फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी, जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान एक्चुअली अप्लाई कर चुके हैं कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस आती हैं वेव फंक्शंस पे। ओके, अभी मैं जिस वेव फंक्शन की बात कर रहा हूँ ये श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है। अभी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की ही बात हो रही है। ओके, बाद में मैं श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात भी करूँगा, वहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन होगा फाई आर, टाइम इंडिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन। ओके, उसके लिए भी लेकिन कंडीशंस फॉर इट्स फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी तरह की कंडीशंस होती हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड वगैरह वगैरह, ऑल दोज कंडीशंस। अच्छा, अब साई आर टी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेव फंक्शन जो है टाइम डिपेंडेंट, उसमें ऑल इन्फो अबाउट द स्टेट, सिस्टम जिस स्टेट में है उसके बारे में जितने पॉसिबल फिजिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, वो सारे के सारे आंसर आपको साई आर टी देगा। ओके, यूजिंग अप्रोप्रिएट आपको टेक्निक उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट साई में सब सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन ये है, हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई इज इक्वल टू आईटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। इसे हम कहेंगे ये डायनेमिकल इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट की इक्वेशन है। स्टेट साई किस तरह से डायनेमिकली टाइम के साथ इवॉल्व होगा, टाइम इवोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, टाइम के साथ सिस्टम किस तरह से इवॉल्व होगा उसको गवर्न करती है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द क्वांटम केस। जैसे क्लासिकल केस में जो आपकी न्यूटोनियन फॉर्मुलिज्म में अगर आप हैं तो न्यूटन्स इक्वेशन जो है, सेकंड लॉ जो है, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, वो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है।
अगर आपको सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस पता है तो इस इक्वेशन से अगर मैं उसे एम ए फॉर्म में कह दूं एफ इक्वल टू एम ए, तो वहाँ से आप सिस्टम का एक्सलरेशन निकाल सकते हैं। और एक बार एक्सलरेशन आपको पता लग गया तो फिर आप उससे सिस्टम की बाकी पोजीशन और वेलोसिटी पता कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिस्टम की इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी पता हो। सब्जेक्ट टू दोज कंडीशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ इक्वल टू एम ए को हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म में क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही बाकी फॉर्मूलिज्म में, क्लासिकल मैकेनिक्स के बाकी फॉर्मूलिज्म में लैग्रांज या हैमिल्टन इक्वेशन भी हो सकती है, बट कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बता रही है, सिस्टम का इवोल्यूशन। अगर एक टाइम पे सिस्टम की स्टेट पता है तो बाद में उसकी स्टेट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है। ये इक्वेशन जो है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू एच साई, और आईटा एच क्रॉस का फैक्टर मैं यहाँ ले आया। हैमिल्टोनियन किसी सिस्टम का पता है, ओके। अगर किसी टाइम पे सिस्टम का वेव फंक्शन पता है, से इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे सिस्टम का साई पता है, तो हैमिल्टोनियन को इस पे ऑपरेट करके मैं पूरा राइट हैंड साइड इवेलुएट कर सकता हूँ। इन प्रिंसिपल ये मेरे को पता है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, साई के रेट ऑफ चेंज के बराबर विद टाइम। ये चीज़ मैं कंप्यूट कर सकता हूँ अगर मुझे सिस्टम की स्टेट इस समय पता है। तो ये मुझे क्या देगा कि वेव फंक्शन कितनी तेज़ी से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज पता है, ओके, ये रेट ऑफ चेंज अगर मुझे पता लग गया तो मैं वेव फंक्शन किसी भी और टाइम पे निकाल सकता हूँ। इफ़ साई आर टी इज़ नोन एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस क्षण पे मुझे साई पता है, तो द श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को रिराइट किया है, कैन बी यूज टू डिटरमिन इट फॉर ऑल टाइम्स। तब हम वेव फंक्शन को किसी और टाइम पे भी पता कर सकते हैं। वेव फंक्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब अगर एक टाइम पे वेव फंक्शन आपको पता है तो इन प्रिंसिपल ये इक्वेशन आपको ये कह रही है बाद में या पहले भी, फ्यूचर या पास्ट किसी में भी, टी की जगह माइनस टी रखना है, फ्यूचर या पास्ट किसी भी उसमें वेव फंक्शन कैसा था, और वेव फंक्शन पता है मतलब सिस्टम के बाकी जो वो है पैरामीटर्स थे या सिस्टम की बाकी क्वांटिटीज़ कैसी थी, वो सब आपको पता है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम कैन बी डिराइव्ड यूजिंग दिस। सिस्टम टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है उसको ये इक्वेशन कंट्रोल करती है। ये इक्वेशन क्या है, बेसिकली राइट हैंड साइड हम किसी टाइम पे अगर इवेलुएट कर सकें तो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ साई, आपको पता लग जाएगा, रेट ऑफ चेंज विद टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, अगर आप इसे ये सोचें, ये डिफ्रेंशिएशन वैसे पार्शियल है। पार्शियल का सेंस ये है यहाँ हम केवल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन के नॉर्मल आर्ग्यूमेंट आप अप्लाई करें। डिफ्रेंशिएशन आप कैसे डिफाइन करते हैं, किसी फंक्शन की वैल्यू एक आगे वाले पॉइंट पे x प्लस एच पे और फिर माइनस एफ एक्स ओवर एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ केवल डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो बेसिकली वो ये है साई की वैल्यू टी एफ मतलब फाइनल टाइम, माइनस साई की वैल्यू टी आई इनिशियल टाइम पे। इनिशियल टाइम पे वेव फंक्शन कुछ था तो उस टाइम पे मैंने राइट हैंड साइड इवेलुएट कर लिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मतलब उस समय क्या है, साई थोड़ी देर बाद का टी फाइनल पे, माइनस साई इनिशियल डेल साई चेंज इन साई, और डिनोमीटर चेंज इन टाइम। माना ये टी आई और टी एफ का जो डिफरेंस है डेल्टा टी के बराबर है। तो इस इक्वेशन और राइट हैंड साइड आपने इवेलुएट कर लिया जितना भी बने, तो यहाँ से आप साई टी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना, साई एट टाइम इनिशियल इंटू दिस फैक्टर इंटू डेल्टा टी। यही तो मैं यहाँ पे बार बार कहना चाह रहा हूँ। अगर ये मुझे पता है, साई एट टाइम इनिशियल पता है, किसी इनिशियल टाइम पे साई पता है, सिस्टम का हैमिल्टोनियन पता है, तो इन प्रिंसिपल ये चीज़ मुझे पता है। इसी चीज़ को मैंने इस यहाँ इस खाली ब्रैकेट के रूप में लिखी है, ये चीज़ पता है। तो डेल्टा टी टाइम बाद सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होने वाला है, वो ये एक्सप्रेशन है, इनिशियल वाला वेव फंक्शन और उसमें इतना चेंज, ये रेट ऑफ चेंज से ही तो आपने निकाला। तो इसीलिए ये इक्वेशन जो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बेसिकली क्या बता रही है, सिस्टम किस तरह से टाइम के साथ इवॉल्व करेगा। एक टाइम पे अगर उसकी स्टेट पता है तो इन प्रिंसिपल आप किसी भी टाइम पे सिस्टम की स्टेट निकाल सकते हैं। स्टेट मतलब वेव फंक्शन मतलब ऑल पॉसिबल नॉलेज अबाउट द सिस्टम। तो अगर एक टाइम पे आपको सिस्टम का नॉलेज है तो विद इन द बाउंड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, विद इन द बाउंड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हर चीज़ का आंसर आपको सर्टेन नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की बात होती है। बट जितना क्वांटम मैकेनिक्स आपको परमिट करता है उस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिर इस इक्वेशन की मदद से किसी भी टाइम के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है टाइम इवोल्यूशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको श्रोडिंगर इक्वेशन गवर्न करता है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, एटलीस्ट इन द नॉन रिलेटिविस्टिक केस दिस इज व्हाट गवर्न्स द टाइम इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक और कंसेप्ट पीछे हमने इसकी बात की थी पर यहाँ थोड़ा और डिटेल में मैं इसकी बात करूँगा, लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन। अगेन मैं अभी श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की ही बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ सब चीज़ों की वो डिपेंडेंस सप्रेस कर दी है, एच किस आर टी का फंक्शन है, साई भी आर टी का फंक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ये है श्रोडिंगर्स इक्वेशन, और राइट हैंड साइड को भी और शॉर्ट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आईटा एच क्रॉस डेल टी हमारा एनर्जी का ऑपरेटर होता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली क्या है,
हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई इज इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन साई। श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का स्टेटमेंट केवल इतना ही है, द एक्शन ऑफ बोथ द हैमिल्टोनियन एंड द एनर्जी ऑपरेटर आर सेम। जिन लोगों ने, आप में से जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ा हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म पढ़ा है, वो जानते हैं कि यूजुअली एटलीस्ट कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए हैमिल्टोनियन का मतलब एनर्जी होता है। ओके, तो वहाँ से ये चीज़ समझ में आती है, हाँ हैमिल्टोनियन जो चीज़ है वही एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे उनके ऑपरेटर्स हैं, तो जो एक्शन हैमिल्टोनियन का है स्टेट पे, वही एक्शन किसका है, एनर्जी ऑपरेटर का। ओके, तो दिस इज बेसिकली दी श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ऑपरेटर वेव फंक्शन बराबर ऑपरेटर वेव फंक्शन, दोनों ऑपरेटर्स का सेम एक्शन है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस टर्म को इधर लाए तो h माइनस ई, ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर होगा, दिस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन साई इक्वल टू जीरो। ये ऑपरेटर जीरो नहीं है, जीरो मतलब जिसे हम नल ऑपरेटर कहते हैं, ये नल ऑपरेटर नहीं है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अलग होता है, से माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, और एनर्जी ऑपरेटर आइटा एच क्रॉस बाई डेल टी अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो ऑपरेटर बना, ये जब सिस्टम की किसी स्टेट पे एक्ट करता है, सिस्टम की पॉसिबल स्टेट वही होगी जिसपे जब ये ऑपरेटर एक्ट करे तो आपको कितना मिले, जीरो। ओके दिस, तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, और हो सकता है मैं आगे इसे ऐसे भी लिखूँ, h माइनस ई को मैंने ओ ऑपरेटर लिखा है, ये जीरो नहीं है, ओ ऑपरेटर का नाम ओ, ठीक है, ओ ऑपरेटर अगर साई पे एक्ट करे जीरो। श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे 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 कुछ भी यूज़ करें। अब ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियरिटी का मतलब थोड़ा आगे और क्लियर होगा, बट सिंपली यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई ऑपरेटर केवल साई पे एक्ट कर रहा है, इस इक्वेशन में कहीं साई की और कोई पावर नहीं आ रही है, साई स्क्वायर या साई क्यूब या कोई नॉन इंटीग्रल पावर नहीं आ रही है, एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर खुद ठीक है, दो ऑपरेटर्स का डिफरेंस है, पर लास्ट में एक सिंपली एक ऑपरेटर एक साई पे एक्ट कर रहा है, साई पावर 1 पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो इस लीनियरिटी से होता क्या है, माना इस इक्वेशन के आपने दो सॉल्यूशंस निकाले, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलते ही हैं यूजुअली, तो माना इस इक्वेशन के आपको दो सॉल्यूशंस मिले, से दो सॉल्यूशंस मतलब दो स्टेट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक एक सॉल्यूशन, एक एक साई एक एक स्टेट है, सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट। तो माना दो स्टेट्स मिली, एक साई 1 और साई 2 मिली, मतलब वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब h माइनस ई साई 1 पे एक्ट करके भी जीरो देता है, तभी तो ये एक सॉल्यूशन है, और h माइनस ई साई 2 पे एक्ट करके भी कितना देता है, जीरो, या o की फॉर्म में o साई 1 भी जीरो और o साई 2 भी जीरो। अब हम क्या करते हैं, साई 1 और साई 2 जो दो सॉल्यूशंस हैं उनको सुपरपोज करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। मैथमेटिक्स में मैं इसे सॉल्यूशन कहूँगा, क्वांटम मैकेनिक्स में मैं एक स्टेट कहूँगा। हम एक सुपरपोज स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे, साई 1 को किसी कांस्टेंट a1 से मल्टीप्लाई किया, साई 2 को सम अदर कांस्टेंट a2 से। क्वांटम मैकेनिक्स में ये कांस्टेंट्स इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बट ये हमने कंस्ट्रक्ट की, इसे मैं लिख रहा हूँ साई सुपरपोज, एक सुपरपोज स्टेट बनाई। ओके, आर टी का फंक्शन, तो ये साई सुपरपोज भी इन जनरल आर टी का फंक्शन है, इस तरह की हमने स्टेट बनाई। पर क्या इसे स्टेट कह सकते हैं, स्टेट उसे कहेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब h माइनस ई वाला ऑपरेटर उस पर एक्ट करे तो जीरो। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं स्टेट बनाने की, तो लेट्स सी h माइनस ई को अगर मैं इस साई सुपरपोज पे एक्ट करूँ तो h माइनस ई एक्टिंग ऑन a1 साई 1 प्लस a2 साई 2, और h माइनस ई या जिसको मैंने o लिखा है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर दो चीज़ों के सम पे एक्ट कर रहा है तो h माइनस ई अलग से इस पे एक्ट करेगा प्लस h माइनस ई अलग से इस पे एक्ट करेगा, एक पार्ट ये। और दूसरा लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये है, अगर कहीं पे कांस्टेंट्स हैं तो कांस्टेंट्स का पे ऑपरेटर का कोई एक्शन नहीं होगा, कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने सीधे लिखा है, आप नेक्स्ट स्टेप में इसे समझ सकते हैं। h माइनस ई बेसिकली केवल साई 1 पे एक्ट करेगा फर्स्ट टर्म में, a1 बाहर आ गया, h माइनस ई का एक्शन साई 1 पे देखना पड़ेगा, प्लस सेकंड टर्म में a2 बाहर आ गया, h माइनस ई का एक्शन साई 2 पे। ये एक्सप्रेशन इसके बराबर क्यों हो पाया, क्योंकि h माइनस ई है एक लीनियर ऑपरेटर। लेकिन h माइनस ई का एक्शन साई 1 पे हमें पता है जीरो, साई 1 का हमने पहले ही कहा है ये एक सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो h माइनस ई 1 जीरो है, और ऐसी h माइनस ई का एक्शन साई 2 पे वो भी कितना है, जीरो। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशंस हैं, तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो मिला के ये कितना हो गया, जीरो। मतलब h माइनस ई अगर इस जो हमने मैथमेटिकली एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट की इस पर भी एक्ट करके कितना देता है, जीरो। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो एक सॉल्यूशन है, एक स्टेट है, तो मतलब ये भी सिस्टम की एक पॉसिबल सॉल्यूशन या स्टेट है। ये सुपरपोज स्टेट जो हमने बनाई थी ये रियली सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है। क्वांटम मैकेनिकली अगर कहूँ, अगर सिस्टम साई 1 स्टेट में रह सकता है और वही सिस्टम एक दूसरी स्टेट साई 2 में भी रह सकता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये परमिट कर रही है, श्रोडिंगर इक्वेशन आपको ये परमिट कर रही है कि वो सिस्टम इस वाली स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, किसमें, a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 सुपरपोज स्टेट। ओके दिस, और यहाँ तो मैंने केवल दो सॉल्यूशंस लिए थे, दो स्टेट्स, लेकिन अगर माना आपके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हों
और इन जनरल आपको ऐसा होगा। इन प्रिंसिपल आपने देखा है, हमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स भी मिलती हैं हाइड्रोजन एटम या इनफाइनाइट वेल में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स मिलती हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स भी अगर हैं तो उन सब का भी सुपरपोजिशन हो सकता है। मोस्ट जनरल जो सुपरपोज्ड सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, साई सुपरपोज्ड विच इज अ फंक्शन ऑफ आर टी बराबर ए एन साई एन आर टी, मतलब A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस A3 साई 3 प्लस A4 साई 4, जितने पॉसिबल n हैं उन सब का सुपरपोजिशन कर भी आप करें तो भी आपको जो स्टेट मिलेगी वो सुपरपोज स्टेट भी सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है। तो उस समय आप बोलेंगे सिस्टम इस वाली सुपरपोज स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो मोस्ट जनरल स्टेट जो है किसी टाइम डिपेंडेंट वाला जो वेव फंक्शन है, अगर मैं वेव फंक्शन लैंग्वेज में कहूँ, मोस्ट जनरल जो वेव फंक्शन हो सकता है वो इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस का, जो अलग अलग वेव फंक्शन सॉल्यूशंस आपने निकाला है उनका सुपरपोजिशन हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक सवाल छोटा सी रेज करूँगा, डिटेल में आंसर नहीं करूँगा। सुपरपोजिशन यहाँ पे क्यों वर्क किया, क्यों ऐसा हुआ कि ये और ये सॉल्यूशन थे तो ये भी एक सॉल्यूशन बना, और केवल यहाँ नहीं और जगह भी, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में आपने कई जगह सुपरपोजिशन देखा होगा। जहाँ भी सुपरपोजिशन वर्क करता है वो सुपरपोजिशन क्यों वर्क कर पाता है, जैसे वेव इक्वेशंस में इंटरफेरेंस डिफेक्शन को आप सुपरपोजिशन से तो समझते हैं, तो वहाँ सुपरपोजिशन क्यों वर्क करता है? सुपरपोजिशन इसलिए वर्क करता है क्योंकि श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, ऑपरेटर एक्टिंग ऑन साई इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता कि इसमें कहीं साई स्क्वायर या साई क्यूब या साई की 1 पावर के अलावा और टर्म्स भी आ रहे होते, लीनियरिटी के अलावा और टर्म्स भी, लीनियर मतलब साई पावर 1, अगर साई स्क्वायर वाला टर्म होता क्वाड्रेटिक, साई क्यूब वाला क्यूबिक, साई की कोई और पावर नॉन इंटीग्रल पावर, तो उस केस में ये इक्वेशन लीनियर नहीं बनती, और अगर ये लीनियर नहीं होती तो सुपरपोजिशन वर्क नहीं कर सकता है। तो बेसिकली सुपरपोजिशन यहाँ या कहीं भी जहाँ आपको देखने को मिलता है, सुपरपोजिशन का रीज़न होता है लीनियरिटी। वो जो इक्वेशन है हमारी लीनियर है, उस वेरिएबल में सॉल्यूशन जिस वेरिएबल का आप देख रहे हैं उसको टर्म में लीनियर है, इसलिए अलग अलग सॉल्यूशंस को हम सुपरपोज कर सकते हैं। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि हर इक्वेशन के आपने अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले तो उन सॉल्यूशंस को ऐड करके भी फिर से एक सॉल्यूशन बनेगा, केवल यहाँ पे होता है ऐसा। ओके, जब इक्वेशन क्या हो, लीनियर, और श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन तो लीनियर है। ओके, ये लीनियरिटी है इस फॉर्म में, और क्लियर है, ऑपरेटर साई इक्वल टू 0, सिंपली ये है इक्वेशन का स्ट्रक्चर। तो दिस ओके। अच्छा, फिर हम जिस सेकंड जो हमने बात पीछे कर रखी है, बट लेट्स रिपीट, टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स में हम गए, जिसको हमने स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस या एनर्जी आइगन स्टेट्स या एनर्जी आइगन फंक्शंस की बात जहाँ पे आती है। क्या था इशू? माना जो पोटेंशियल इस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो पोटेंशियल है ये मोस्ट जनरली आर और टी दोनों का फंक्शन हो सकता है। स्पेस पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है और टाइम के साथ वो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। पर माना हमारा जो पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल हो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। हैमिल्टोनियन में जो टाइम डिपेंडेंस आती है वो केवल पोटेंशियल के थ्रू ही आती है। ये हमारा हैमिल्टोनियन, ये इस टर्म में टाइम डिपेंडेंस कहीं से नहीं है। टाइम डिपेंडेंस अगर इस हैमिल्टोनियन वाले टर्म में आएगी केवल पोटेंशियल से आ सकती है। तो अगर पोटेंशियल भी टाइम डिपेंडेंट ना हो, टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम इसीलिए कह रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स में अंतर क्या होता है, उनका पोटेंशियल अलग अलग होता है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे एक पॉइंट और रिपीट करूँगा, मैं बार बार पोटेंशियल कह रहा हूँ, जनरल यूजेज है वैसे ही है, लेकिन एक्चुअली हमारा मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम टाइम इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब हैमिल्टोनियन भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, दिस अगर पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है तो पूरा हैमिल्टोनियन भी टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एच भी केवल आर का फंक्शन होगा, टी डिपेंडेंस उसकी खत्म हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की ट्रिक की थी। श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, साई को निकालने के लिए जो कि आर और टी का फंक्शन होता है, हम कुछ इस तरह की अप्रोच यूज़ करते हैं कि हाँ साई दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उनमें से एक फंक्शन केवल स्पेस डिपेंडेंट फंक्शन है और दूसरा फंक्शन केवल टाइम डिपेंडेंट। हो सकता है इनिशियल लेक्चर्स में मैंने जब इन फंक्शंस का नाम रखा हो शायद इनका नाम एफ और जी रखा था, पर यहाँ पे अब मैं जो स्पेस डिपेंडेंट वाला पार्ट है इसका नाम फाई रख रहा हूँ और टाइम डिपेंडेंट वाला जो पार्ट है उस फंक्शन का नाम एफ। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन वैसे भी नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें जो चीज़ मिलती है एफ का एक्सप्रेशन तो हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। एफ का एक्सप्रेशन ये मिलता है सम कांस्टेंट e टू द पावर माइनस आइटा ई टी ओवर एच क्रॉस, ई एनर्जी वैल्यू। इनफैक्ट ये हमें पहले पता नहीं लगता है कि ये ई एनर्जी है, हमें पता लगता है ये कोई कांस्टेंट है, लेकिन बाद में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये कांस्टेंट एक्चुअली सिस्टम की एनर्जी है। तो ईदर वे ये जो एफ पार्ट है ये सॉल्व हो गया। हमारा एम तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ये वाला साई निकालना, लेकिन उसको हम दो अलग अलग प्रॉब्लम को दो अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एफ ये निकल गया और ये फाई कैसे निकलेगा, फाई जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन ये बनती है। हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन फाई,
हैमिल्टोनियन भी केवल आर का फंक्शन, फाई भी केवल आर का फंक्शन, बराबर फाई आर वापस मल्टीप्लाइड बाई ई। ये ई एनर्जी ऑपरेटर नहीं है जैसा कि यहाँ था, ये ई एनर्जी की जिसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं, सिंपली एनर्जी वैल्यू आप कह सकते हैं, बट एनर्जी आइगन वैल्यू। ऑपरेटर फंक्शन इक्वल टू फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, दिस इज अ नंबर। इस इक्वेशन को ही कहते हैं श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। हैमिल्टोनियन किसी फंक्शन पे एक्ट कर रहा है और इसको भी हम वेव फंक्शन ही कहते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन। ऑपरेटर वेव फंक्शन पे एक्ट किया, वेव फंक्शन वापस मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, द श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर है आइगन वैल्यू इक्वेशन का स्ट्रक्चर। ऑपरेटर फंक्शन इक्वल टू फंक्शन रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर। श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का स्ट्रक्चर ऑपरेटर फंक्शन इक्वल टू ऑपरेटर फंक्शन। दोनों साइड ऑपरेटर्स हैं, दोनों का एक्शन इक्वल है। यहाँ ऑपरेटर केवल एक साइड है, ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे एक्ट करके इसी फंक्शन को वापस कर दे रहा है मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, सम स्केल फैक्टर। ओके, दिस ये जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ कर चुके हैं पीछे बहुत, फाई आर को हम एनर्जी आइगन फंक्शंस कहते हैं, या सिंपली स्पेस टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, या सिंपली वेव फंक्शन, और ई जो है एनर्जी आइगन वैल्यू, कई बार सिंपली एनर्जी बट एनर्जी आइगन वैल्यू। तो जो हैमिल्टोनियन श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है उसका स्ट्रक्चर एक आइगन वैल्यू इक्वेशन का है। ओके, अच्छा। और इनफैक्ट जब हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने उतने सारे केसेस में इसी इक्वेशन को तो सॉल्व किया, चाहे वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की वेल किया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, हार्मोनिक ऑसिलेटर, थ्री डायमेंशनल में प्रॉब्लम सॉल्व की, हमने इसी तरह की इक्वेशन को तो सॉल्व किया। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इसका एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपको इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये चीज़ आप मैट्रिक्स से भी जानते हैं, आपकी 3x3 की मैट्रिक्स हो तो उसकी अगर आप आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको 3 आइगन वेक्टर और 3 आइगन वैल्यू मिलती है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी जब आप किसी सिस्टम के लिए इस इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आप कंस्ट्रक्ट की तो उसके सॉल्यूशंस फाई और ई के सॉल्यूशन का मतलब फाई और ई, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, केवल एक सेट नहीं मिलता है, मल्टीपल सेट्स मिलते हैं। तो जनरल मैंने अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, एच किसी पर्टिकुलर फाई एन पे एक्ट करे, nth वाले आइगन फंक्शन पे एक्ट करे, तो nth वाला आइगन फंक्शन वापस मल्टीप्लाइड बाई सम एनर्जी वैल्यू ई एन। ओके, फाई आर का जो हम नाम कहते हैं, फाई जो है वेव, इसे भी हम वेव फंक्शन कह देते हैं सिंपली, लेकिन पूरा इसका सही नाम है स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन। स्टेशनरी टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम को ही हम स्टेशनरी स्टेट प्रॉब्लम भी कहते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट तो नाम समझ आ रहा है, हाँ टाइम तो प्रॉब्लम में अब कहीं रहा ही नहीं, टाइम से पोटेंशियल हैमिल्टोनियन इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इसे स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं ये अभी बात करेंगे। ओके, अच्छा, लेकिन उससे पहले हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई किया था साई के लिए, साई बराबर था फाई इंटू एफ, एफ ये रहा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हमने फाई एन निकाल दिया तो उस फाई एन और ई एन की वैल्यू को यूज़ करके जो साई कंस्ट्रक्ट हुआ उस साई के साथ भी मैंने एक एन अटैच कर दिया। मतलब माना एक सॉल्यूशन बना फाई वन ई वन वाला, तो फाई वन और ई वन यहाँ रख के जो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन बनेगा उसका नाम साई वन, दूसरा फाई टू ई टू के साथ साई टू। तो आपने टाइम इंडिपेंडेंट केस में केवल इस वाली इक्वेशन को, इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके आप मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं फाई और ई के, और उनको फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले जो पार्ट्स हैं उनमें यू पुट करके आप अपना कंप्लीट टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने की है वो ये है, टाइम डिपेंडेंस जो है वो केवल इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स में जा रही है। टी जो है e माइनस आइटा इंटू समथिंग के साथ है, इस तरह के फैक्टर को हम फेज फैक्टर कहते हैं। इस वेव फंक्शन में टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, ये टाइम का फंक्शन तो है पर टाइम डिपेंडेंट जो है वो केवल एक फेज फैक्टर की तरह है, नथिंग मोर देन दैट। इस पार्ट में कहीं टी नहीं है और टी जहाँ है भी वो केवल क्या है, एक फेज फैक्टर की तरह। ओके, इस फाई एन को जो यहाँ से सॉल्व करके निकला, या ये वाला फाई एन को इस फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो हमारा साई एन बना, इन दोनों को हम स्टेशनरी स्टेट्स कह देते हैं। ओके, इन जनरल वैसे आपको ये सोचना चाहिए वेव फंक्शन तो यही होता है, पर टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम में अभी हम देखेंगे सारे के सारे काम फाई एन से हो सकते हैं, मतलब आपको इस साई एन को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए स्टेशनरी स्टेट के केस में हम इसको भी स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन कह देते हैं, स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन कह देते हैं, या इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके भी स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन कहा जाता है। ओके, ईदर ऑफ दिस केस। ये जो है ये वाला वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर आप एनर्जी की वैल्यू निकालें तो एनर्जी का आपको एक डेफिनेट आंसर मिलेगा, वो हम अभी नीचे चेक करेंगे। ओके, दिस स्टेशनरी स्टेट क्यों कह रहे हैं, एक आंसर तो अभी आप ये समझ लीजिए कि स्टेशनरी स्टेट में एनर्जी का आंसर क्या होता है, डेफिनेट होता है। ओके, बट स्टेशनरी नाम अभी भी जस्टिफाई नहीं हुआ, उसको आगे देखते हैं। अगेन
क्योंकि फाई एन और ई एन के आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, तो उन अलग अलग फाई एन ई एन को रख के आपको साई एन के कई आंसर मिलेंगे, एक साई 1 और एक साई 2 और एक साई 3 और एक साई 4 और बहुत सारे। और जो हमने पीछे डिस्कस किया था, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हों तो उनको सुपरपोज करके जो बनता है स्टेट बनती है, वो भी एक सॉल्यूशन होता है, वो भी सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट होती है। तो वो आर्ग्यूमेंट अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर इस तरह से एक सॉल्यूशन साई 1 बनाया और एक साई 2 बनाया और एक साई 3 बनाया, तो उनको अगर मैं सुपरपोज करूँ तो मैं टाइम इंडिपेंडेंट केस के लिए अपना मोस्ट जनरल स्टेट या सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम लिख सकता हूँ। किस प्रकार का? ये वाला सॉल्यूशन लो, इसको किसी कोफिशिएंट a1 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ मैंने कॉन्स्टेंट्स का नाम a ना रख के c रखा है। c1 टाइम्स ये वाला सॉल्यूशन, n की वैल्यू 1 रख के phi 1 e टू द पावर माइनस आइटा e1 t और h प्लस। फिर सेकंड कोफिशिएंट दिस, ये बेसिकली वही चीज़ है जो यहाँ की थी, ये वाली a1 साई 1 प्लस a2 साई 2। एक ही जगह कोफिशिएंट का नाम c1 है, c1 साई 1 प्लस c2 साई 2 प्लस c3 साई 3 है। मोस्ट जनरल स्टेट जो किसी सिस्टम की हो सकती है, किस सिस्टम की? जनरल सिस्टम्स की नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के केस में। टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के केस में टाइम डिपेंडेंट वाला जो वेव फंक्शन है, अगर आप मोस्ट जनरली लिखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का आप हमेशा उसे लिख सकते हैं। आप इन कोफिशिएंट्स को अलग अलग वैल्यू दें, आपके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो हर एक कॉम्बिनेशन सिस्टम की एक स्टेट हो सकता है। तो मोस्ट जनरल स्टेट का एक्सप्रेशन ये है। ओके, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। इसको इस तरह से कहना चाहिए टेक्निकली, इसको मैं इस तरह से मेंशन करूंगा। जनरल सॉल्यूशन किसका? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का। ये साई टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन इसको लिखा कैसे है? इन टर्म्स ऑफ किसके लिखा है? लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली कंबाइन किया। लीनियरली का मतलब फाई की एक ही पावर आ रही है, फाई 1 एक बार आया प्लस दूसरे में c2 फाई 2 एक एक बार आ रहा है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स को लीनियरली कंबाइन करके आपने ये सॉल्यूशन क्या किया है? कंस्ट्रक्ट। सो दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट केस। प्रॉब्लम तो टाइम इंडिपेंडेंट है, पर उस केस का जो टाइम डिपेंडेंट वाला सॉल्यूशन है मोस्ट जनरल ये रहा। ओके, इस एक्सप्रेशन को आप चेक कर सकते हैं। इस स्टेट में, इस सुपरपोज स्टेट में एनर्जी की वैल्यू डेफिनेट नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट करूंगा, इसको अभी हम शो करेंगे। इस स्टेट या इस स्टेट जिसको हम स्टेशनरी स्टेट कह रहे हैं, इस स्टेट में हम चेक करेंगे एनर्जी का आंसर डेफिनेट होता है। लेकिन अगर आपने इस तरह के कई सॉल्यूशन सुपरपोज करके ये वाली स्टेट बनाई, ये भी एक स्टेट हो सकती है सिस्टम की, पर इस स्टेट में सिस्टम की एनर्जी का आंसर डेफिनेट नहीं होगा। डेफिनेट नहीं होने का मतलब उसे आप अनसर्टेनिटी के टर्म में भी कह सकते हैं। आप सिस्टम की एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे तो बार बार आपको अलग आंसर मिलेगा। ओके, रिपीटेड मेजरमेंट में अलग अलग आंसर मिलेगा। तो यहाँ आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर से जरा इसी इक्वेशन की बात करते हैं। जो स्टेशनरी स्टेट्स जिन्हें हमें कहा था, चाहे ये वाली या उसके साथ फेज फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ये वाला, इन दोनों को मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है। अब की बार मैंने डिपेंडेंस भी शो कर दी है। टाइम इंडिपेंडेंट वाला हैमिल्टोनियन, टाइम इंडिपेंडेंट वाला nth वाला वेव फंक्शन, एनर्जी की nth आइगन वैल्यू, nth वाला वेव फंक्शन। ओके, और साई एन जो कंस्ट्रक्ट हुआ, इस फाई एन जो यहाँ से निकला, इसको इस फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन याद कीजिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हमने जनरल डिस्क्रिप्शन में कहा है, वो इस वाले साई से डिटरमिन होता है, साई स्टार साई। तो nth स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो होगी साई एन स्टार साई एन। और साई एन ये है, अगर आप इसका स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो फाई एन स्टार, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा केवल फाई एन स्टार फाई एन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैसे तो साई के मॉड स्क्वायर से निकालनी चाहिए, पर टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के केस में वो सीधे मॉड फाई स्क्वायर के बराबर बन रही है, केवल फाई स्टार फाई के बजाय। तो यही बात मैं जो बार बार कह रहा हूँ, इस टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के केस में आपको साई एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आपके सारे काम फाई से ही हो जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहली फंडामेंटल चीज़ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप सोच रहे हैं साई से निकालनी पड़ेगी, पर नहीं, आप देख सकते हैं ये तो फाई से ही कंप्यूट हो सकती है। nth स्टेट का वेव फंक्शन लो टाइम इंडिपेंडेंट वाला, उसका मॉड स्क्वायर कर दो, वही आपकी nth स्टेट की प्रोबेबिलिटी है। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाई तो केवल आर का फंक्शन होता है, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसका फंक्शन है? केवल आर का। इनिशियली हमको लगा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर और टी दोनों पे डिपेंड करती होगी, पर टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के लिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी केवल किस पे डिपेंड करती है? आर पे। स्पेस में अलग अलग पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, पर वो वैल्यूज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। इसीलिए दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप डी क्यू बार से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोबेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी किसी लोकेशन पे कितनी जितनी भी है, वो टाइम के साथ स्टेशनरी रहेगी। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट प्रॉब्लम्स, और इन स्टेट्स को स्टेशनरी सिस्टम अगर इस स्टेट या करस्पॉन्डिंग इस स्टेट में है तो उसके
जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के अलग अलग लोकेशन स्पेस पे वो फ्रीज हो चुकी है। फ्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल स्टेशनरी है। अगर मैं बोर मॉडल के टर्म्स में बात कर सकूं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है अगर इस पॉइंट पे से 3% है किसी टाइम, तो बाद में भी ये 3% ही रहेगी इस रीजन में। ये प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ओके दिस, इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी रिलेट कर सकते हैं। इस समय जो करंट डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू 0 बनेगी वगैरह, बट विदाउट गोइंग इनटू दैट भी आप ये देख सकते हैं। ओके दिस इज हैपनिंग। तो ये इसीलिए हम इन्हें स्टेशनरी स्टेट्स कह रहे हैं। ओके अगेन मैं रिपीट करूंगा, स्टेशनरी स्टेट होने का ये मतलब नहीं है कि सिस्टम में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के, उसमें मोशन कर सकता है, बट उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है अलग अलग पॉइंट पे पाए जाने की वो स्टेशनरी हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ओके इस चीज़ को आप बोर के ओरिजिनल मॉडल के टर्म्स में सोचें। बोर ने अपने एक पोस्टुलेट में कहा था कि इलेक्ट्रॉन कुछ खास ऑर्बिट्स में घूमता है जहां वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। ओके उस जिसे उन्होंने स्टेबल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स ही कुछ ऐसा नाम कहा था। ओके नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, तो वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का कंसेप्ट बेसिकली ये स्टेशनरी स्टेट से मैच करता है। उस स्टेट में सिस्टम है तो फिर प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। उस स्टेट में सिस्टम, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ओके दिस, और इनफैक्ट ये केवल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए नहीं है। आपके पास कोई भी डायनेमिकल क्वांटिटी हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप nth स्टेट में कैसे कंप्यूट करते हैं, साई एन वाली स्टेट में कैसे कंप्यूट करते हैं, साई एन स्टार एफ साई एन। साई एन की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इनटू फेज फैक्टर। तो अगेन साई एन स्टार में एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, साई एन में एक्सपोनेंशियल नेगेटिव कैंसिल हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे ये एफ ऑपरेटर ने एक्चुअली इस पर एक्ट करना है, इस पार्ट पे। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है ये एफ ऑपरेटर इस फेज पार्ट पे कोई एक्शन नहीं डाल रहा है। ओके ये कंडीशन जैसे कहाँ फेल होगी, माना एफ ऑपरेटर खुद टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, तो एफ अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो ये कैंसिलेशन में इतनी आसानी से नहीं कर सकता था, पहले मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता। बट मैं उस सटलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ, आप सीधे ये एज्यूम करें कि ये कैंसिल हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन का जो एक्सप्रेशन बन रहा है इस समय टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के लिए, एफ ऑपरेटर को वेव फंक्शंस के बीच में रखा है, पर ये फाई वाला वेव फंक्शन है, टाइम इंडिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए भी फाई सफिशिएंट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए भी फाई सफिशिएंट है, एक्सपेक्टेशन के लिए भी फाई सफिशिएंट है। सिस्टम के बारे में जितना नॉलेज है वो फाई से आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम में साई को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। आप आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करो, आपको फाई एन और ई एन मिले, सिस्टम के बारे में जितना नॉलेज है आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। ओके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दिस। सो ऑल कैलकुलेशंस से मतलब बेसिकली रो की बात करते हैं या किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते हैं। ओके यही दो चीज़ें होती हैं मेनली। तो ये सारी कैलकुलेशंस कैन बी डन डायरेक्टली वाया फाई एन से ही एक्सपेक्टेशन भी निकल गई, फाई एन से ही रो भी निकल गया। रो एन लिखना चाहिए बल्कि इसे nth स्टेट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू। ओके तो कैन बी डायरेक्टली डन वाया फाई एन एज द वेव फंक्शन फॉर द स्टेशनरी स्टेट। तो इसीलिए इसको स्टेशनरी स्टेट केस में वेव फंक्शन कह देते हैं। सारी कैलकुलेशन इससे उसी तरह से कर पा रहे हैं जैसे साई से करनी थी कैलकुलेशन, वही फाई से हो पा रही हैं, तो ये भी तो वेव फंक्शन है। वैसे भी ये वेव फंक्शन का एक पार्ट तो था ही, पर उससे ज़्यादा इसका रोल ये है जो कैलकुलेशन साई से करनी थी वो इस केस में हम फाई के साथ कर सकते हैं, उनसे भी वही आंसर हमें मिलेगा। सो इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट केस में इसी को हम वेव फंक्शन कहते हैं। ओके जस्ट हाँ, एनर्जी ऑपरेटर को अगर मैं इस साई एन पे ऑपरेट करूं, जो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का आपको एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। डेफिनेट आंसर का मतलब क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर किसी ऑपरेटर के लिए आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल रही है तो इसका मतलब उस स्टेट में उस क्वांटिटी की डेफिनेट वैल्यू है। तो ये जो स्टेट है इस पर अगर मैं एनर्जी के ऑपरेटर को अप्लाई करूँ, स्टेट साई एन, एनर्जी का ऑपरेटर आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, इस स्टेट ये है, साई एन होता है फाई एन दिस, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप करें, फाई एन पे एक्ट नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल से फिर से एक्सपोनेंशियल जनरेट करेगा, तो इतना पार्ट तो आपको वापस मिल जाएगा साई एन, और एक्स्ट्रा बाकी आप डिफरेंशिएट करें आपको एक्स्ट्रा ई एन मिलेगा। एनर्जी का ऑपरेटर साई एन स्टेट पे एक्ट करे, साई एन स्टेट वापस मल्टीप्लाइड बाई ई एन, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन, और आइगन वैल्यू कितनी है ई एन। आइगन वैल्यू मिलने का मतलब इस स्टेट में साई एन स्टेट में एनर्जी का डेफिनेट आंसर है। इस स्टेशनरी स्टेट में दिस स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये स्टेट क्या है, शार्प। ये वाली स्टेट एनर्जी के रेस्पेक्ट में शार्प नहीं है, सुपरपोजिशन वाली, ये वाली शार्प है। एक फाई और एक ई को लेके जो साई बनाया, एक साई 1 या साई 2 या साई 3, उसमें एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू है। लेकिन अगर आप इनको सुपरपोज करें,
ये सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट तो है, सिस्टम इस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके एनर्जी का मेजरमेंट आप करेंगे तो आपको हर बार अलग अलग आंसर मिलेगा, आपको एक डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट दिस मीन्स। ओके, अच्छा अच्छा, एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी फिर सेकंड लेक्चर में भी ये हमारा कंटिन्यू होगा। श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है कि एच फाई एन इक्वल टू ई एन फाई एन, आप सोचेंगे ये तो काफ़ी हद तक सिमिलर है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, एच साई इक्वल टू ई साई। मैंने यहाँ डिपेंडेंस सप्रेस कर रखी है, एच आर टी का फंक्शन है, साई आर टी का फंक्शन है, एनर्जी ऑपरेटर तो आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी है और साई आर टी का। ऐसे ही अगर आप सरफेस पढ़ें, अच्छा ऑपरेटर फंक्शन बराबर ई फंक्शन, अच्छा ऑपरेटर फंक्शन बराबर ई फंक्शन, बट ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। ये इक्वेशन हमने पीछे डिस्कस किया था, ये एक लीनियर इक्वेशन है, मैं इस टर्म को इधर लाया था, एच माइनस ई ऑपरेटर साई पे एक्ट करे बराबर 0, तो आपको लग सकता है अरे ये भी इक्वेशन सिमिलर है, दिखने में सिमिलर लग रही है तो मतलब ये भी लीनियर होगी, और ये भी लीनियर होगी मतलब इसके सॉल्यूशंस को भी सुपरपोज कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन क्या है, फाई। अगर फाई को सुपरपोज हम कर पाएँ, फाई को सुपरपोज करने का मतलब क्या है, माना एक सॉल्यूशन निकला फाई 1 और एक सॉल्यूशन निकला फाई 2, तो A1 टाइम्स फाई 1 प्लस A2 टाइम्स फाई 2 भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन। पर ऐसा नहीं होता है, ये सरफेस से देखने में आप इसे सिमिलर सोच रहे हैं, पर जरा चलो इसको इस तरह से करते हैं, इस टर्म को इधर लाया है, ये जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है एच माइनस ई एन फाई एन आर इक्वल टू 0, ये ई ऑपरेटर नहीं है, ये एक नंबर है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑपरेटर माइनस नंबर भी कुल मिला के एक ऑपरेटर होगा। आप इसे ओ एक्टिंग ऑन फाई एन लिख सकते हैं, या ओ के बजाय मैंने एक्स लिखा है, एच माइनस ई एन को पिछले केस में मैंने, इस केस में एच माइनस ई ऑपरेटर को मैंने पिछले केस में ओ ऑपरेटर लिखा था, यहाँ पे मैंने एच माइनस ई एन nth वाली एनर्जी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो मिल रहा है उस ऑपरेटर का नाम एक्स रखा है, तो एक्स ऑपरेटिंग ऑन फाई एन बराबर 0, तो यहाँ से आपको और लगेगा अरे ऑपरेटर और किसी फंक्शन पे एक्ट कर रहा है बराबर 0, तो अगर ऐसे कई फंक्शंस को सुपरपोज करूँ तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर ध्यान ये रखिए, यहाँ सुपरपोजिशन वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा, माना आप n इक्वल टू 1 के लिए इस इक्वेशन को देखें, इस फॉर्म के बजाय इस फॉर्म को देखो, फाई 1 n की जगह 1 रखा फाई 1, लेकिन इस e की जगह भी तो E1 आ रहा है, ये एनर्जी की वैल्यू है, ये एनर्जी का ऑपरेटर नहीं है कि हर केस में आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होगा। जब आप फाई 1 ले रहे हैं तो उस समय ये E1 है, और जिस समय फाई 2 ले रहे हैं उस समय E2। ये एक्स ऑपरेटर जो है ये हर सॉल्यूशन के लिए सेम नहीं है, मैंने इसे इस फॉर्म में तो लिख दिया, सही मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए था, हर फाई एन के लिए ये ऑपरेटर ही चेंज हो जा रहा है। तो ये फाई 1 के लिए जो इक्वेशन ओबे हुई, फाई 2 के लिए वो इक्वेशन ओबे थोड़ी हुई, फाई 1 के लिए तो इक्वेशन ओबे हुई x1 फाई 1 बराबर 0, जबकि फाई 2 के लिए जो इक्वेशन ओबे हुई x2 फाई 2 बराबर 0। आपका ऑपरेटर ही चेंज हो जा रहा है, तो जब ऑपरेटर अलग अलग हैं तो सुपरपोजिशन वर्क नहीं करेगा। यहाँ तो ऑपरेटर एक ही था, ये इक्वेशन तो हर केस में यही थी, h माइनस ई, चाहे यहाँ साई 1 हो, चाहे साई 2 हो, चाहे साई 3, हमेशा ये ऑपरेटर यही था। यहाँ ये ई की जगह ई एन है, ई एन एनर्जी आइगन वैल्यू है, हर स्टेट के लिए अलग अलग है, तो इसलिए सुपरपोजिशन वर्क नहीं करता है। तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम में तो सुपरपोजिशन वर्क करता है, जनरल भी हमने देखा था और उसके बाद उसे यहाँ भी यूज़ किया, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट वाले सॉल्यूशंस को आप सीधे सीधे सुपरपोज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ एक सॉल्यूशन मैंने फाई 1 निकाला और एक फाई 2 निकाला और तो अब ये भी एक सॉल्यूशन होगा, A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 भी एक सॉल्यूशन, नहीं, दिस डजंट वर्क। टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आप इस तरह से सुपरपोज नहीं कर सकते। हाँ, केवल एक एक्सट्रीम केस आता है अगर डीजनरेसी है। डीजनरेसी का मतलब होता है बहुत सारी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग अगर सेम एनर्जी हो, बहुत सारी स्टेशनरी स्टेट्स की अगर सेम एनर्जी हो, माना यहाँ पे ऐसा होता फाई 1 और फाई 2 दो सॉल्यूशन थे, दो अलग अलग स्टेट्स निकाली, लेकिन उन दोनों की एनर्जी वैल्यू बराबर होती। ऐसा होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम में ध्यान कीजिए, NLM वेव फंक्शन स्टेट तो NLM पे डिपेंड करती है, पर एनर्जी की वैल्यू केवल n पे डिपेंड करती है, तो वहाँ पे डिजनरेसी आती है। तो माना इन दोनों फाई 1 और फाई 2 जो दो स्टेट्स हैं, माना इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, H माइनस ई, और दोनों को मैं E लिख दूँ अगर, H माइनस ई फाई 1 बराबर 0 और H माइनस ई फाई 2 बराबर 0। हाँ, तब दोनों इक्वेशन में ऑपरेटर एक ही है, वही एक्स ऑपरेटर फाई 1 के साथ भी 0 दे रहा है और वही एक्स ऑपरेटर फाई 2 के साथ भी 0 दे रहा है। तो उस केस में अगर अब मैं सुपरपोजिशन करूँ इस तरीके का A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 टाइप का, जिसे मैं फाई सुपरपोजिशन लिखूंगा, तो इस पर फिर से उस एक्स ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा, एक्स मतलब इस समय H माइनस ई सिंपली, वो उसको एक्ट करूंगा, तो फिर से आप चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको 0 मिल जाएगा। सुपरपोजिशन इस पर्टिकुलर केस में वर्क कर जाएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर केस कौन सा है, जब जिन स्टेट्स को आप सुपरपोज कर रहे हैं उनकी एनर्जी वैल्यू क्या हो, बराबर। और ये डिजनरेसी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, माना 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, तो वहाँ पे A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 प्लस A3 फाई 3 प्लस A4 फाई 4
तक भी आपका सुपरपोजिशन चलेगा। सुपरपोजिशन चल सकता है, लेकिन वो बहुत स्पेशल केस में चल रहा है, कब? जब डीजेनरेसी है। अदरवाइज टाइम इंडिपेंडेंट वाले जो वेव फंक्शंस हैं उनका सुपरपोजिशन हम नहीं कर सकते हैं। ओके, वो सॉल्यूशन नहीं होता है। सुपरपोजिशन मैथमेटिकली तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस तरह का वो बनाने से, पर ये सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट नहीं होगी, ये सिस्टम की स्टेट नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस। सो सुपरपोजिशन फेल्स फॉर स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट में ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन मतलब ये मतलब है मेरा, सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूशन नहीं होगा। डीजेनरेसी एक एक्सट्रीम केस है, वहाँ पे हो सकता है, बट अदरवाइज दिस डजंट वर्क फॉर स्टेशनरी स्टेट्स। लेकिन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बात करूँगा, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्बिट्री फंक्शन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शंस। ये एक्सप्रेशन जो हमें ऑब्टेन होगा, ये आपको लगेगा शायद कुछ हद तक उसी की तरह का है, सुपरपोजिशन की तरह का है, पर इनफैक्ट ये आइडिया जो है ये सुपरपोजिशन से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इनफैक्ट मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करूँगा। ओके, मीनवाइल आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इस आइडिया को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आइडिया भी आएंगे, बेसिकली लीनियर इंडिपेंडेंस और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मलिटी, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, स्पैनिंग एन डायमेंशनल स्पेस, और उसके बाद लास्ट में इसी कंसेप्ट की बात, ये वाली। ओके, तो ये दिस कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल, थैंक यू एवरीबॉडी।